दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सभी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज है दिन थर्सडे का और आज डेट है आपका 18 जनवरी 2024। और दोस्तों टाइम हो रहा है, अभी रात के बज चुके हैं 9:59 हो गए हैं, आप देख सकते हैं। और मैं पहुंच गया हूं अपने घर के लोकेशन के पास में, राजापुरी की रेड लाइट पे हूं और जा रहा हूं घर। और दोस्तों अभी लास्ट स्टॉप मेरा हुआ था नांगल के पास में। तो पंखा रोड पे जब हम धौलकों से पहुंचते हैं, पंखा रोड के लिए लेफ्ट लेते हैं टूवर्ड्स आपका जनकपुरी के लिए, तो वहाँ पर पीर बाबा दरगाह है और बस वहीं पे ड्रॉप था। वहाँ लेफ्ट साइड में आर्मी का ऑफिस था, तो उनको वहीं पे ड्रॉप किया था। और ये पिकअप में लेकर आया था एम्बियंस मॉल से, वसंत कुंज से। तो 20-25 मिनट में ड्रॉप कर दिया। तो दोस्तों कई बार सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि मतलब 14-15 किलोमीटर की डिस्टेंस सिर्फ 20 मिनट में कवर अप हो जाती है। हाँ, टाइमिंग होता है दोस्तों, पीक टाइम में यही टाइम आपका 1 घंटा ले जाता है। और जब ऑफ टाइम होता है तो मतलब मोस्टली रात के टाइम में क्या है कि 9 बजे के बाद आपको ट्रैफिक स्मूथली मिलेगा और मतलब आप लंबी ट्रिप्स भी कर सकते हैं, तो बिना ट्रैफिक के कर सकते हैं। तो काफ़ी ड्राइवर भाई रात में ड्राइव करना चलाना पसंद करते हैं। बट रात की जो ड्राइविंग होती है दोस्तों, रात की ड्राइविंग थोड़ी सी रिस्की होती है। रिस्की इसीलिए होती है, एक तो 50% गाड़ियाँ कम होती है, बुकिंग्स कम होती हैं, और बुकिंग सिलेक्टेड एरिया से आपको प्रोवाइड की जाती है। जैसे गुड़गांव में ऑफिस वगैरह छूट रहा है, या फिर कहीं क्लब वगैरह है, डिस्को वगैरह है, और कहीं पीवीआर सिनेमास हैं जो 2:30 बजे तक चलते हैं, रात के 2-2:30 बजे तक कुछ कुछ चलते हैं। तो वहाँ से आपको चांसेस होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बुकिंग्स के लेने के। बाकी तो आपको मोस्टली जो ड्राइवर भाई नाइट में चलाते होंगे उनको पता है उनके मैन लोकेशन अड्डे कहाँ कहाँ है। तो मैन लोकेशन आप जानना चाह रहे होंगे कौन कौन सी होती है। मैन लोकेशन दोस्तों रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट, यही दो ड्राइवर भाइयों के मैन पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर ट्रेन आती है और एक साथ यात्री निकलते हैं। फ्लाइट से भी एक ही साथ निकलते हैं और ट्रेन से भी आपको पता ही है कि इस हिसाब से, तो उस हिसाब से वहाँ पर डिमांड होती है। तो सभी भाई वहीं पे पहुँच जाते हैं नाइट में। और आप किसी रेजिडेंस साइड में हो तो एयरपोर्ट की आपको बुकिंग मिल जाती है। तो ये दोस्तों नाइट में जो गाड़ी चलाते हैं उन ड्राइवर भाइयों के वो है डेली का रूटीन है। उनको पता रहता है कहाँ से बुकिंग आनी है, किस एरिया में है, और बहुत सिक्योर होकर चलना पड़ता है नाइट में क्योंकि हर टाइप के ड्राइवर पैसेंजर मिलते हैं। कोई गलत भी मिलता है, कोई अच्छे भी मिलते हैं। बट और रास्ते में भी सेफ साइड होके, रास्ते जो सेफ साइड के हैं वो हमें मालूम होने चाहिए अगर हम दिल्ली एनसीआर में गाड़ी चला रहे हैं। क्योंकि आपको जिस भी भाई को नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ, अगर आप इस लाइन में नए आए हो तो आपको दोस्तों नाइट के समय में आप फरीदाबाद वाला एरिया अवॉइड करो। रोहिणी वाला कुछ एरिया है जो रोहिणी बवाना से टच होता है, उन एरिया में बिल्कुल भी मत जाओ। नाइट में ये एरिया अनसेफ है और यहाँ पर बहुत ड्राइवर भाइयों के साथ मिसहैपनिंग हुई है। और जिन भाइयों को पता है वो ऑलरेडी नहीं जाते, जैसे कि मुझे पता है तो मैं नहीं जाता नाइट में। मैंने चलाई है 15-20 दिन गाड़ी, बट उस एरिया को मैंने अवॉइड किया है। तो आप भी ऐसे एरिया को अवॉइड करिए जिसमें आपको दिक्कत लगती है, और बेझिझक होकर बुकिंग को कैंसिल कर सकते हैं। नाइट में कंपनी ने साफ बोल रखा है कि भैया आपको अनसेफ फील हो रहा है, आप बेझिझक होकर कैंसिल कर दो, कुछ नहीं होता। कैंसिलेशन रेट 1-8% ऊपर होता है दोस्तों। तो ये तो रही जानकारी नाइट में चलने वालों की दोस्तों, और नाइट में कौन कौन से रास्ते सेफ रहते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे। मैं मॉर्निंग में निकला था, करीब आज 8:30 बजे निकला था और अब 10 बज रहे हैं तकरीबन। तो मतलब 1.5 घंटा ऊपर हो चुका है, 12 और 1.5 13-14 घंटे, मतलब आप मान के चलिए 13 घंटे दे दिए रोड पे। और पहली बुकिंग स्टार्ट किया था मैंने, मतलब यहीं से लोकल ही किया था, द्वारका में ही ड्रॉप किया, फिर उसके बाद स्टार्ट करी अपनी जर्नी। तो पूरा दिल्ली एनसीआर तो हम घूमते हैं। तो आज दिल्ली एनसीआर पूरा घूम के अब मैं पहुंच गया हूँ घर की तरफ। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ओला उबर के बारे में ही, और काफ़ी ड्राइवर भाई जानना चाहते हैं। तो दोस्तों गाड़ी लगा लिया साइड में, और साइड में लगा के मैंने कहा पहले गाड़ी साइड में कर लेते हैं। घर के पास में ही आ गया हूँ
मुश्किल से 300-400 मीटर पे घर है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ओला उबर के बारे में ही, और ओला उबर में ड्राइवर भाइयों को क्या क्या मतलब दिक्कतें होती हैं उसके बारे में मैं आपको डेली अपडेट कुछ ना कुछ ला के देता हूं। तो अभी हम बात करेंगे दोस्तों जो भी भाई दिल्ली एनसीआर में चल रहे हैं और जिनके पास DL1RT गाड़ी है उनके लेकर मैं अपडेट आया हूं दोस्तों। काफी ड्राइवर भाई अब जैसे कि आपको पता है DL1RT गाड़ी जो है 15 साल की परमिट हो चुकी है, तो मोस्टली अब सभी लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि 15 साल वाली गाड़ी को ही परचेस कर रहे हैं। तो परचेस करने में अब आपको DL1RT की जो रेंज है वो थोड़ी सी ज्यादा दिखेगी औरों के मुकाबले। अब दिल्ली में यही गाड़ियां 15 साल की वैलिडिटी है, तो इसलिए 5 साल मतलब आपके 7 साल और ज्यादा बढ़ गए हैं, तो इसी वजह से सभी लोग वही गाड़ी खरीद रहे हैं। तो जो जो भाई इस गाड़ी को लेकर आए हैं, नए इस लाइन में हैं, तो उनको एक कंफ्यूजन रहता है दिमाग में, क्योंकि देखिए उबर में सारी कैटेगरीज खुली रहती है। उबर गो खुली रहती है, उबर रेंटल खुली रहती है, उबर सेडान की गाड़ी है तो सेडान भी रहेगी, आपकी कैटेगरी के ऊपर है। तो उबर की एक इंटरसिटी भी ट्रिप होती है दोस्तों। तो इंटरसिटी में काफी ड्राइवर भाई DL1RT गाड़ी को मतलब उनके पास राइड आती है, बट वो क्या करते हैं कि उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं या फिर कैंसिल कर देते हैं या फिर छोड़ देते हैं। तो उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है इंटरसिटी में जाने की, बट वो उसको मिस कर देते हैं। रीजन यही है कि उनके दिमाग में यही रहता है कि यार हमारी गाड़ी तो 1RT गाड़ी है, सिर्फ दिल्ली एनसीआर में चलती है, तो हम बाहर कैसे जा सकते हैं। तो काफी भाइयों के मेरे पास मैसेज आते हैं, तो इसी के ऊपर मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। जिन भी भाई की DL1RT गाड़ी है उनको जो इंटरसिटी ट्रिप्स अगर उबर से आ रही है या फिर ओला से आ रही है, तो उनको आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए दोस्तों। करने क्यों चाहिए? क्योंकि आपके पास भी दोस्तों एक परमिशन के नाम जब भी आपको दिल्ली से बाहर जाना होगा तो आपको सिर्फ करना क्या होगा, एक परमिशन ऑनलाइन कटती है दोस्तों। पहले ये स्टेट टैक्स के नाम से एयरपोर्ट्स और जो रेलवे स्टेशन है वहां से कटती थी, काली पीली टैक्सी का जो बूथ होता था वहां से हमें ये परमिशन लेनी पड़ती थी। बट अब दिल्ली गवर्नमेंट ने ये सब चीजें बंद कर दी है, अब सीधा डायरेक्ट इसको ऑनलाइन में कर दिया है। जैसे आप किसी भी बॉर्डर से टैक्स कटवाते हैं उसी टाइप से ये भी परमिशन होती है, जो टेम्परेरी परमिट के नाम से बोला जाता है इसको। तो जब भी आपके पास कोई भी इंटरसिटी आए तब आपके लोकल आप किसी का नंबर रखो जो टैक्स वगैरह काटता हो, उसको बोलो भाई मेरे को इधर का टैक्स काटना है, ठीक है, इधर का परमिशन चाहिए 2 दिन का, जितने दिन की आपकी ट्रिप्स इंटरसिटी में आई है। सपोज 1 दिन की आई, सपोज आपके पास आ गई मथुरा आगरा की आ गई है, तो आपके पास परमिशन नहीं है, आपके पास DL1RT गाड़ी है, तो आप फटाफट उस बुकिंग को बैठा के अपने जो भी तो आपका टैक्स काटने वाला है उसको फोन करो, भाई इतने दिन की 1 दिन की परमिशन काट दे। वो 20-30 रुपए एक्स्ट्रा 50 रुपए एक्स्ट्रा ले लेगा, वो काट देगा, साथ में उसका स्टेट टैक्स भी काट देगा। तो आप बेझिझक होके इंटरसिटी ट्रिप्स को ले सकते हैं। DL1RT की बात कर रहा हूं मैं, जिनकी दिल्ली एनसीआर गाड़ी है। तो काफी भाई इसी वजह से बुकिंग्स को मिस कर देते थे, जिससे उनका नुकसान होता था। क्योंकि इंटरसिटी में दोस्तों नॉर्मली मथुरा, मेरठ, सोनीपत, पानीपत इधर के एरिया में आपको थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है। और फिर एक ही बार में सपोज अगर आपको मेरठ की बुकिंग मिल गई तो 1500-1700 रुपए आराम से मतलब बिल बनता है, जिसमें से काट पीट के हमें 1500 तक मिल जाता है। और कई बार वापसी का भी अब जैसे कि उबर ने बोल ही रखा है कि भाई फर्स्ट प्रायोरिटी जो दिल्ली के ड्राइवर्स हैं उनको मिलेगी, अगर वो इंटरसिटी लेके जा रहे हैं तो उनको वापसी की भी तो प्राथमिकता पहले दी जाएगी, ठीक है। तो अब आप बेझिझक होके आप इंटरसिटी बुकिंग ले सकते हैं। जिस भी भाई की DL1RT गाड़ी है तो वो अब ये कंफ्यूजन अपना दिमाग से निकाल दे कि भी सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही गाड़ी चल सकती है, गाड़ी को आप कहीं भी ले जा सकते हैं। बस फर्क इतना है दोस्तों, ऑल इंडिया परमिट का टैक्स महंगा होता है, इसलिए उनको बस उनका पूरा इंडिया का परमिट होता है, तो उन्हें बस स्टेट टैक्स और टोल टैक्स भरते हुए जाना है। बट DL1RT में बस यही अंतर है कि हमें एक परमिशन कटवानी पड़ती है अलग से, तो वो भी ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, जो कि बहुत इजी हो गया है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और जिन भाइयों को नहीं पता था उनको मेरी वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा। तो आप इंटरसिटी के टिप्स बेझिझक होके करिए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और बस टैक्स कटवाओ दोस्तों। बिना टैक्स के जाओगे तो आपको दिक्कत आ सकती है। टैक्स देखो हर जगह जिस भी स्टेट में जाना है उस स्टेट का आपको कटवा के जाना पड़ेगा।
तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और आज का मैं काम आपको बताया था, आज का मेरा काम कितना हुआ है, जितना भी होता है वो दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1877 रुपये का मेरा काम है, जिसमें मेरे को 3 टोल मिले हैं यूपी साइड के, एक 2 एमसीडी मिली है, एक यूपी का मिला है। तो 320 रुपये का टोल है। तो 320 ये है 1900 और प्लस 300 2200 रुपये। 2200 रुपये का मेरा आज का टोटल काम हुआ है दोस्तों। और इसमें मेरी जो सीएनजी मैंने डलवाई थी, सीएनजी तकरीबन 232 की दिन में डलवाई थी, और कल मैंने डलवाई थी तकरीबन 400 तक की। तो 600 और 200 मतलब टोटल सीएनजी 800 तक की आई थी। और जिसमें मेरे पास अभी पड़ी हुई है 200 तक की सीएनजी पड़ी है। तो 600 रुपये की सीएनजी तकरीबन खर्च हो चुकी है। तो बात कर लेते हैं 1900 रुपये में से 600 निकालेंगे, टोल को हमने साइड कर दिया है, बचेंगे 1300 रुपये। 1300 रुपये में से निकाल लेंगे 300 रुपये गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस परमिट, इंश्योरेंस, टायर घिस रहे हैं, तो बचेंगे 1000 रुपये। तो आज की नेट इनकम है दोस्तों 1000 रुपये की। इसमें मेरे को किसी को कुछ नहीं देना, गाड़ी नहीं है तो उसकी ईएमआई देनी पड़ेगी आपको अलग से, और ड्राइवर हायर किया हो तो उसका भी खर्चा निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपकी नेट इनकम आएगी। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को कर लेते हैं यहाँ पे एंड। आपको ये वीडियो कैसी लगी, एक लाइक एक शेयर जरूर करना दोस्तों। आपके शेयर करने से वीडियो आगे पहुंचती है, उन भाइयों के पास जाती है जो जानना चाहते हैं ओला उबर में एक्चुअल में कितना काम है, कैसे काम है, और क्या क्या जरूरतें होती है ओला उबर ड्राइवर को, क्या क्या दिक्कतें आती है ओला उबर चलाने में। ये सारी की सारी वीडियो मैंने डाली हुई है। आप कीवर्ड सर्च करेंगे तो आपको मेरी वीडियो डेफिनेटली दिखाई देगी। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को यहीं पे कर लेते हैं एंड, और आपसे मुलाकात करते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट रनिंग पे। तब तक के लिए बाय बाय।